दोस्तों, ये कहानी उन लोगों की है जो आगे तो पढ़ते हैं और पीछे अपनी घर और अपनों को खो देते हैं, जिसके बाद जो उसके साथ होता है आप सोच नहीं सकते हैं। नैना बस से उतरते ही अपनी सहेलियों के साथ गांव की पगडंडी पर चल पड़ी। हवा में ठंडक थी और सूरज ढलने की तैयारी में था। तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। गांव वालों, मेहरबानों, कदरदानों, सुन लो, इस बार मंगलवार को गांव के अखाड़े में होगा दंगल। बड़े बड़े पहलवानों की खुलेगी पोल, तभी तो बजा रहा हूं जोर से ढोल। देखते हैं किशन पहलवान की चुनौती कौन स्वीकार करता है, खुद पटका जाता है या किशन को पटकने देता है। मंगलवार शाम 4 बजे अखाड़े में दंगल। नैना के कदम ठिठक गए। किशन पहलवान, यह नाम उसके दिल में बिजली की तरह कौंधा। देख नैना, तेरा किशन इस बार गांव में ही अखाड़ा जमाने आ गया। एक सहेली ने हंसते हुए छेड़ा। धत चल, मैं तुझसे बात नहीं करती, नैना ने शर्माते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। अब तू हमसे क्या बात करेगी, तेरा मन तो उसके ख्यालों में खो जाएगा। दूसरी सहेली ने ठाका लगाया। नैना ने शर्म से दुपट्टे में मुंह छिपा लिया और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ गई। नैना का पूरा नाम सुनैना था। बचपन में किशन उसका सहपाठी था, वही किशन जिसने उसे नैना नाम दिया था। उन दिनों की मासूम दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। सुनैना को किताबें, गीत संगीत और नृत्य पसंद थे। उसके सपने बड़े थे, जैसे आसमान को छूने की चाहत। दूसरी ओर किशन का दिल अखाड़े में बसता था। पढ़ाई में उसकी रुचि कम थी, लेकिन कुश्ती में वह बेमिसाल था। अब सुनैना हिंदी साहित्य में एमए कर रही थी और यह उसका आखिरी साल था। उसका कॉलेज गांव से 15 किलोमीटर दूर शहर में था। रोज बस से सहेलियों के साथ वह कॉलेज जाती थी। किशन ने पहलवानी को अपना पेशा बना लिया था। 40-50 किलोमीटर के दायरे में उसका कोई सानी नहीं था। उसकी कमाई अच्छी थी और नाम भी, लेकिन सुनैना से उसकी मुलाकात को सालों बीत चुके थे। फिर भी उसका वही मासूम चेहरा सुनैना की आंखों में बसा हुआ था। उस रात सुनैना किशन की यादों में खोई रही। बचपन की बातें, हंसी मजाक और वो अल्हड़ जवानी का आलम। मंगलवार को अखाड़े में भीड़ उमड़ पड़ी थी। औरतों के लिए अलग से बैठने का इंतजाम था। पहली कुश्ती शुरू हुई। किशन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ देर तक दांव पेंच में उलझाया, फिर उसे कंधे पर उठाकर अखाड़े का चक्कर लगाया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 5 मुकाबले हुए और हर बार किशन विजयी रहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। जब भिद्द छटने लगी, सुनैना की सहेलियां उसे जबरन किशन से मिलाने ले गईं। किशन भिद्द से घिरा था। सुनैना की सहेली मधु के भाई रमेश ने किशन के कान में फुसफुसाया, तेरी कोई रिश्तेदार मिलना चाहती है। किशन उठकर गया। वहां 5-6 लड़कियां खड़ी थीं, लेकिन उसे कोई रिश्तेदार नजर नहीं आई। कहाँ है मेरी रिश्तेदार, उसने पूछा। पहलवान जी, अपनी रिश्तेदार को भी नहीं पहचानते? बड़े पहलवान हो गए हो, बचपन के रिश्ते भूल गए, सहेली इंदु ने तंज कसा। सुनैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या किशन उसे भूल गया? तभी मधु बोली, कोई नैना को जानते हो? तुम्हारे साथ पढ़ती थी बचपन में। नैना का नाम सुनते ही किशन का चेहरा खिल उठा। अरे नैना? हाँ, कहाँ है मेरी नैना, उसने उत्साह में कहा। सुनैना शर्म से पानी पानी हो गई। सहेलियां मुस्कुरा पर डिड्डी और किशन भी अपने उतावलेपन पर झेंप गया। कुछ ही दिनों बाद सुनैना और किशन की शादी हो गई। शुरू में किशन सुनैना के प्यार में ऐसा डूबा कि पहलवानी के दांव पेंच तक भूल गया। उनकी गृहस्थी खुशहाल थी, लेकिन तभी गांव में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा। किशन को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन सुनैना के खून में यह विरासत थी। उसके दादा और चाचा गांव के प्रधान रह चुके थे। गांव वालों ने किशन को प्रधान बनने का इशारा किया, लेकिन चुनाव आयोग ने उस सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। किशन ने सुनैना को मैदान में उतारा। चुनाव एक तरफा रहा और सुनैना मालिनपुर की प्रधान बन गई। शुरुआत में किशन सारे काम संभालता था, लेकिन कागजों पर दस्तखत या बैठकों में सुनैना का जाना जरूरी था। वह पढ़ी लिखी थी, अफसरों से बात करने में माहिर। धीरे धीरे प्रधान का कामकाज उसके हाथ में आ गया। किशन किनारे लगने लगा। सुनैना अब पराये मर्दों से शर्माती नहीं थी। अगर उसे कहीं अकेले जाना होता तो वह किशन का इंतजार नहीं करती थी। सुनैना की खूबसूरती और बुद्धि ने उसे प्रधान संघ में अलग पहचान दी। वह सचिव बन गई। उसके अरमान अब आसमान छूने लगे थे। वह जान गई थी कि पुरुषों को उनकी कमजोरियों से कैसे काबू किया जा सकता है। एक दिन प्रदेश का मंत्री भूरेलाल जिले के दौरे पर आया। सुनैना ने पहले से ही उसके स्वागत की तैयारी कर रखी थी। अपने घर पर नाश्ते का इंतजाम, सजा हुआ बैठक खाना, और वह खुद सजी संवरी। भूरेलाल उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। बातचीत में वह गांव के विकास की बात भूलकर सुनैना की तारीफों में खो गया।
जब सुनैना ने अपनी मुस्कान के साथ उसे चाय दी तो भूरेलाल का दिल मालिनपुर में ही अटक गया। उसी शाम भूरेलाल ने फोन पर सुनैना को चाय के लिए धन्यवाद दिया। सुनैना समझ गई कि तीर निशाने पर लगा है। उसने भूरेलाल के जरिए गांव में कई विकास कार्य करवाए। भूरेलाल उसे अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाने लगा। जल्द ही उसने सुनैना को खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनवा दिया। अब सुनैना के पास नीली बत्ती की गादी थी और वह आजाद पंछी बन चुकी थी। किशन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुनैना के सामने उसकी अब कोई औकात नहीं थी। एक दिन भूरेलाल ने कहा, सुनैना, तुम खूबसूरत होने के साथ काबिल भी हो, कोशिश करो तो विधायक बन सकती हो। सुनैना इतराई, मंत्री जी, ऐसे दिन हमारे कहाँ, बस आपका साथ चाहिए। भूरेलाल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन विधायक का टिकट पाना है तो प्रदेश अध्यक्ष से मिलना होगा। लखनऊ चलना पड़ेगा, सोच लो। सुनैना समझ गई कि यह हाँ और अना का मतलब क्या है। किशन ने उसे समझाया, सुनैना, धीरे चलो, जितना ऊंचा उड़ोगी उतना नीचे गिरोगी। लेकिन सुनैना को किशन की बात अब छोटी लगती थी। वह लखनऊ गई। भूरेलाल ने होटल में ठहरने का इंतजाम किया। अगले दिन वह सुनैना को प्रदेश अध्यक्ष से मिलवाने ले गया। प्रदेश अध्यक्ष भी सुनैना की खूबसूरती का कायल हो गया। उसने विधायक टिकट पर विचार करने का वादा किया। सुनैना को लगा कि टिकट उसकी मुट्ठी में है। अब वह लखनऊ में मंत्रियों और नेताओं के चक्कर काटने लगी। भूरेलाल ने उसे बता दिया था कि जितने बड़े लोग उसकी सिफारिश करेंगे, टिकट उतना पक्का होगा। सुनैना का ज्यादातर समय अब लखनऊ में बीतने लगा। किशन समझ चुका था कि वह अब उसके हाथ से निकल चुकी है। भूरेलाल ने सुनैना को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने खादी के प्रचार के लिए यूरोप का 20 दिन का टूर बनाया और सुनैना का नाम उसमें शामिल कर लिया। किशन के विरोध के बावजूद सुनैना गई। उस टूर में सुनैना ने भूरेलाल को अपनी जिस्म तक सौंप दिया। इधर किशन इतना टूट चुका था कि उसने तलाक के कागजात तैयार करवा लिए। सुनैना इसके लिए तैयार थी। उसे न गांव अच्छा लगता था न किशन। भूरेलाल के जरिए वह बड़े नेताओं से मिलने लगी। उसकी हनक ऐसी थी कि लोग उसे सलाम ठोकते थे। वह मंत्रियों और अफसरों से एक फोन पर काम करवा देती थी। लेकिन राजनीति का सूरज कब डूब जाए कोई नहीं जानता। सुनैना की बढ़ती हनक से कई लोग उसके दुश्मन बन गए। एक दिन उसकी और भूरेलाल की नजदीकियों की तस्वीरें विरोधियों के हाथ लग गईं। अगले दिन यह खबर मीडिया में थी। खादी बोर्ड के अध्यक्ष पद से सुनैना को हटा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने उसकी पार्टी सदस्यता रद्द कर दी। मंत्रियों और अफसरों ने उसका नंबर अपने फोन से हटा लिया। भूरेलाल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह सुनैना को सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में जानता है। सुनैना का सब कुछ लुट चुका था। उसने लखनऊ में एक बंगला खरीद लिया था, लेकिन उसका रुतबा खत्म हो चुका था। वह तनाव में डूब गई। नींद की गोलियां उसका सहारा बनी। एक दिन वह भूरेलाल के दफ्तर पहुंच गई। अर्दली ने रोका, लेकिन वह अंदर घुस गई। भूरेलाल, मैंने तुम पर सब कुछ लुटा दिया और अब तू कहता है मेरी हिम्मत कैसे हुई? सुनैना चीखी। भूरेलाल गुस्से में बोला, बकवास बंद कर। जो औरत अपने आदमी को छोड़ दे वह किसी की नहीं होती। सुनैना ने तपाक से जवाब दिया, और जो मर्द अपनी औरत को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करे वह किसका होता है? गुस्से में सुनैना ने अपनी चप्पल निकाली और भूरेलाल के सिर पर दे मारी। जब तक गार्ड उसे रोकते, भूरेलाल की नाक और होंठ फट चुके थे। मामला दबाने के लिए पुलिस को नहीं बताया गया। कुछ दिन बाद खबर आई कि सुनैना के अपने बंगले में मौत हो गई। पोस्टमार्टम में नींद की गोलियों का ओवरडोज बताया गया। उसके दाह संस्कार में परिवार से कोई नहीं आया। सुनैना की कहानी खत्म हो गई, लेकिन यह सिखाती है कि परिवार ही वह नींव है जो हर सुख दुख में साथ देता है। दुनिया मतलबी है और लालच का कोई अंत नहीं। अपने अपनों को कभी न छोड़े, क्योंकि यही असली ताकत है।